क्या आप आग पर चलने की हिम्मत करेंगे अगर कोई आपसे ऐसा करने को कहे? सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स अपने सेमिनार में लोगों से सचमुच ऐसा करवाते हैं। उनके 4 दिन के सेमिनार में एक खास एक्टिविटी होती है जिसे फायर वॉक कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ लोगों को हैरान करना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है डर को ताकत में बदलना। इस एक्टिविटी में सेमिनार में आए लोग नंगे पांव लगभग 10 फुट लंबी जलती हुई कोयलों की लाइन पर चलते हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि डर असल में बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग में होता है। इसलिए अपने सेमिनार में वे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे डर पर काबू पाया जाए, कैसे तुरंत एक्शन लिया जाए और अपने मन में यह विश्वास पैदा किया जाए कि कुछ भी असंभव नहीं है। उनका एक सीधा सा मंत्र है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप जलते हुए कोयलों पर चल सकते हैं तो जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना भी कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टोनी रॉबिन्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय था जब वे खुश नहीं थे और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट भी नहीं थे। वे अकेले रहते थे, उनके पास कोई खास नौकरी नहीं थी, रिश्ते भी अच्छे नहीं थे और उनका वज़न भी लगभग 30 पाउंड ज़्यादा था। लेकिन सिर्फ 3 सालों के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। एक मुश्किल हालात से निकलकर वे एक सफल और खुश इंसान बन गए। धीरे धीरे वे एक बेस्ट सेलिंग लेखक बने और दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल हो गए। खुद को बदलने के बाद उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी पर असर डाला, चाहे वो राजनेता हों, बिजनेस लीडर हों, खिलाड़ी हों या आम लोग। उनकी बातों ने कई लोगों को नई दिशा दी। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उन्होंने सफलता, पैसा और प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके पास कोई बड़ी डिग्री भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिग्री होने के बाद भी नहीं कर पाते। उनकी ज़िंदगी में उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिला और अपने करियर के दौरान वे कई ऐसे लोगों से मिले जिनसे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। अपनी किताब अनलिमिटेड पावर में वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला। इस वीडियो में हम इसी किताब की मुख्य बातों को समझेंगे और जानेंगे वो सिद्धांत जिन्हें अपनाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस किताब के ज़रिए आप उन कीमती सीखों को समझेंगे जो टोनी रॉबिन्स अपने सेमिनारों में लोगों को सिखाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। आप जीवन में जितनी बड़ी सफलता चाहें हासिल कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस असीम शक्ति को पाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनलिमिटेड पावर पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। टोनी रॉबिन्स ने अपनी ज़िंदगी में कई सफल लोगों को बहुत ध्यान से देखा और समझा। उन्होंने पाया कि लगभग हर सफल व्यक्ति एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। इसी पैटर्न को उन्होंने नाम दिया अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 4 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, अपना लक्ष्य तय करना। सबसे पहले आपको ये साफ करना होगा कि आप वास्तव में जीवन में क्या पाना चाहते हैं। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा कदम, एक्शन लेना। सिर्फ लक्ष्य तय करना ही काफ़ी नहीं है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको लगातार कदम भी उठाने होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कदम हमें लक्ष्य की ओर ले जाने के बजाय रास्ते से भटका भी सकते हैं। तीसरा कदम, फीडबैक लेना और अपने एक्शन को देखना। इसका मतलब है कि आपको लगातार ये जांचते रहना चाहिए कि आपके किए हुए काम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि रास्ता गलत है, तो आपको तुरंत अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। चौथा कदम, अपने व्यवहार और सोच को बदलना। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको अपने तरीके, अपनी सोच और एक्शन एक्शन को सुधारते रहना होगा। यही वो प्रक्रिया है जो अंत में आपको सफलता तक पहुंचाती है। अब इस फॉर्मूले को एक कहानी के जरिए समझते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम न सुना हो। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हमें डायनासोर की अद्भुत दुनिया दिखाई, जैसे कि मशहूर फिल्म जुरैसिक पार्क। सिर्फ 36 साल की उम्र में ही उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में गिना जाने लगा था।
इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल हैं ईटी, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जुरैसिक पार्क, इंडियाना जोन्स और शिंडलर्स लिस्ट। लेकिन सवाल ये है कि इतनी शानदार सफलता की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या स्टीवन स्पीलबर्ग शुरू से ही इतने महान निर्देशक थे? क्या उनके पास कोई खास फ़ायदा था? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जिसे टोनी रॉबिन्स अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला कहते हैं। जब स्टीवन स्पीलबर्ग किशोर उम्र में थे, तब उनके मन में एक ही सपना बार बार आता था, मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। सिर्फ 17 साल की उम्र में वे पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियोज़ देखने गए। वहाँ उन्होंने फिल्म बनाने के सेट और साउंड स्टेज देखे, लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में आप क्या करते? ज़्यादातर लोग शायद वहीं से वापस लौट जाते, लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग ने ऐसा नहीं किया। वे चुपचाप वहाँ से निकल गए और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग ने हार नहीं मानी। वे चुपचाप शूटिंग वाली जगह के पास चले गए और वहाँ होने वाली हर चीज़ को ध्यान से देखने लगे। वहीं उनकी मुलाकात फिल्म के एक एडिटर से हुई। दोनों लगभग 1 घंटे तक बात करते रहे। उस दौरान स्टीवन स्पीलबर्ग ने उसे बताया कि वह भविष्य में किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं और उनका सपना क्या है। अक्सर ऐसी कहानियाँ यहीं ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग बस एक बार कोशिश करते हैं और फिर अपने सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग अलग थे। उनमें अपने विचारों को एक्शन में बदलने की ताकत थी। अगले ही दिन वे फिर से स्टूडियो पहुँचे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वे वहाँ सूट पहनकर पहुँचे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिता का ब्रीफकेस भी साथ लिया। वे ऐसे अंदर चले गए जैसे वे उसी स्टूडियो में काम करते हों। सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस ब्रीफकेस में कोई ज़रूरी कागज़ नहीं थे। उसमें सिर्फ एक सैंडविच और 2 कैंडी रखी हुई थी। स्टूडियो के अंदर उन्हें एक खाली ट्रेलर मिल गया। वे वहाँ बैठ गए और अपने सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टर। पूरी गर्मियों में उनका यही रूटीन बन गया। वे रोज़ स्टूडियो जाते, लेखकों, एडिटर्स और डायरेक्टर से बात करते। वे उनकी बातों को ध्यान से सुनते और बहुत बारीकी से यह देखते कि वे काम कैसे करते हैं। वहाँ रहकर उन्होंने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। लगभग 3 साल तक वे रोज़ इसी तरह स्टूडियो जाते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें उनका पहला बड़ा मौका मिला। स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक छोटी सी फिल्म बनाई और उसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लोगों को दिखाया। वहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत उनका टैलेंट पहचान लिया। उन्हें 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में वे अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बन गए। यही है अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला का असली उदाहरण। सबसे पहले उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया। उन्हें फिल्म डायरेक्टर बनना था। फिर उन्होंने लगातार एक्शन लिया। वे बार बार स्टूडियो जाते रहे, सीखते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। याद रखिए, जब तक आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चय नहीं करते, तब तक वह सिर्फ एक सपना ही बना रहता है। लेकिन जिस दिन आप उस सपने के लिए सच में कदम उठाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी सफलता की कहानी भी शुरू हो जाती है। आप भी इस फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपके पास अभी क्या है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना। अलग सोच रखने वाले लोगों की खासियत। कभी आपने सोचा है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वे खुश नहीं होते? कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, नाम और शोहरत होती है, अच्छे दोस्त होते हैं, सफल करियर होता है और एक अच्छा जीवन साथी भी होता है, फिर भी अंदर से वे खुश और संतुष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीबी में जी रहे हैं और समाज भी उन्हें कम समझता है, लेकिन इसके बावजूद वे हर चुनौती से जीत कर निकलते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। आखिर इन दोनों तरह के लोगों में फ़र्क क्या है और आप इनमें से किस तरह का इंसान बनना चाहेंगे? असल में ये फ़र्क हमारी परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। किसी भी घटना को
हम किस नज़र से देखते हैं यही तय करता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी बनेगी। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हो जाए तो आप खुद से क्या कहेंगे? क्या आप सिर्फ उसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचेंगे और गलत फैसले ले लेंगे, या फिर आप उस स्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे और हालात को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे? इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, दो अलग अलग लोग थे। पहले व्यक्ति का नाम था जॉन बेलुशी। वे 1970 के दशक के एक मशहूर कॉमेडियन थे। अपने समय में उन्होंने कई यादगार शो और शानदार परफॉर्मेंस दी थी। उस दौर में उन्हें सबसे बेहतरीन एंटरटेनर्स में गिना जाता था। सिर्फ 22 साल की उम्र में वे शिकागो के लोकप्रिय कॉमेडी ग्रुप सेकेंड सिटी के सबसे युवा सदस्य बन गए थे। समय के साथ जॉन बेलुशी उस शो के सबसे बड़े स्टार बन गए। उनकी यात्रा की शुरुआत थिएटर से हुई थी, जो धीरे धीरे उन्हें टेलीविज़न और फिल्मों की दुनिया तक ले गई। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी शानदार परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित होते थे। धीरे धीरे उन्होंने कई लोगों से गहरी दोस्ती भी बना ली। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ संपत्ति खरीदी और एक प्यारी सी लड़की से शादी भी कर ली। ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में सफलता और खुशी की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाहर से देखने पर जॉन बेलुशी अपनी सपनों वाली ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसा था, नाम और शोहरत थी, और लाखों लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन सच ये था कि अंदर से वे खुश नहीं थे। उनके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। धीरे धीरे ये खालीपन उन्हें नशे की ओर ले गया। वे ड्रग्स के आदी हो गए। बाहर से लगता था कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वे खुद को बेहद अकेला और खोया हुआ महसूस करते थे। उन्होंने उस खालीपन को नशे से भरने की कोशिश की, लेकिन यही नशा आखिरकार उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। ड्रग्स की ओवरडोज के कारण सिर्फ 33 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अब कहानी के दूसरे व्यक्ति की तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं डब्ल्यू मिचेल की कहानी। एक रात वे अपनी मोटरसाइकिल से हाईवे पर करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। रात काफ़ी अंधेरी थी। अचानक उनका ध्यान कुछ पल के लिए सड़क के किनारे की तरफ चला गया। जब उन्होंने दोबारा सामने देखा तो सब कुछ बदल चुका था। उनके सामने एक बड़ा ट्रक अचानक रुक गया था, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल अभी भी तेज़ रफ्तार में थी। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। वे किसी भी तरह बाइक रोकना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनकी मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल का गैस कैप निकल गया। तेल तेजी से बाहर निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। इस भयानक हादसे के कारण वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे अस्पताल में थे। उनके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका शरीर बुरी तरह जल चुका था और उनके चेहरे का आकार भी काफ़ी बदल गया था। लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यू मिचेल ने न तो उम्मीद छोड़ी और न ही हिम्मत हारी। इलाज और लंबी रिकवरी के बाद वे फिर से अपने काम पर लौट आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ज़िंदगी की परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद वे जिस विमान में सफ़र कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद उनके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। इसका मतलब था कि अब उन्हें पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। इतनी भयानक घटनाओं के बाद भी क्या वे टूट गए, या फिर उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया? इतनी भयानक घटनाओं के बाद कोई भी इंसान टूट सकता था। डब्ल्यू मिचेल भी चाहते तो जॉन बेलुसी की तरह निराशा में डूब सकते थे। वे चाहें तो पूरा दिन व्हीलचेयर पर बैठकर टीवी देखते रहते, बियर पीते रहते और दुनिया से खुद को अलग कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दुख में डूबने के बजाय उन्होंने ज़िंदगी को फिर से जीने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपना बिजनेस जारी रखा और आगे चलकर मिलियनेयर बन गए। उनकी मुलाकात कई प्रभावशाली लोगों से हुई। वे अपने परिवार के साथ कोलोराडो में खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जीने लगे। यही सोच सिखाने के लिए टोनी रॉबिन्स एक ख़ास तकनीक के बारे में बताते हैं।
इसे कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे संक्षेप में NLP भी कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि उसमें सही और सकारात्मक विचार भर जाएं। जब हमारे विचार सही होते हैं तो हमारे फैसले भी सही होते हैं, और सही फैसले हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। इनेबलिंग स्टेट में रहना कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन बहुत ख़राब जाता है। हमें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हमें लगता है कि आज सब कुछ गलत ही हो रहा है। हम खुद से कहते हैं, आज मेरा दिन ही खराब है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उस दिन काम भी अच्छा होता है, रिश्ते भी अच्छे लगते हैं और सब कुछ सही चलता हुआ लगता है। अब सवाल यह है, हम तो वही इंसान हैं, फिर कुछ दिन हम हर चीज़ में जीत क्यों जाते हैं और कुछ दिन हर जगह हार क्यों जाते हैं? कभी लगता है कि ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है, और कभी ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बस अपने आप गुजर रही है। असल में इस फ़र्क की वजह है हमारी मानसिक अवस्था। हमारे मन की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है इनेबलिंग स्टेट। यह वह अवस्था है जो हमें ताकत देती है और हमें सक्षम बनाती है। जब हमारा मन खुशी, प्यार, आत्मविश्वास, ताकत और विश्वास से भरा होता है, तब हम इसी अवस्था में होते हैं। दूसरी अवस्था होती है पैरालाइजिंग स्टेट। इस अवस्था में हमारा मन डर, दुख, संदेह और चिंता से भर जाता है, और यही भावनाएं हमें कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस नकारात्मक अवस्था से बाहर आने की ताकत हम सभी के अंदर पहले से मौजूद है। आपके पास अपने दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप जब चाहें अपने मन को उस इनेबलिंग स्टेट में ला सकते हैं, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने में एक पल से भी कम समय लगता है। अब इस अद्भुत मानसिक शक्ति को एक और कहानी के ज़रिए समझते हैं। कार्ल वालेंडा दुनिया के सबसे मशहूर एक्रोबैट्स में से एक थे। कई वर्षों तक उन्होंने हवा में ऐसे खतरनाक करतब किए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उन्होंने अपने साहस और कला से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इतने सालों तक करतब करते हुए उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि अगर वे गिर गए तो क्या होगा। उनके अंदर आत्मविश्वास भी था और अपने हुनर पर पूरा भरोसा भी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उन्होंने खुद को ऊंचाई से गिरते हुए कल्पना में देखा। यह सिर्फ उनके मन की तस्वीर थी, लेकिन वे इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। बार बार उन्हें वही दृश्य दिखाई देता कि वे तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। यह ख्याल धीरे धीरे उनके मन में छाया की तरह रहने लगा, खासकर तब जब वे हवा में करतब करने जाते। कई महीनों तक यही चलता रहा, और फिर एक दिन वही हुआ जिससे वे डरने लगे थे। कार्ल वालेंडा सचमुच गिर गए। यह उनके जीवन की पहली और आखिरी हार थी। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे सिर्फ एक कल्पना हकीकत बन गई? इसका जवाब है, जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो वह हमारे दिमाग को संकेत भेजता है। वही विचार हमारी मानसिक अवस्था को बदल देता है, और जब हमारी मानसिक अवस्था बदलती है तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। कार्ल वालेंडा ने अनजाने में अपने दिमाग को एक नई दिशा दे दी थी। अब उनका दिमाग बार बार वही नकारात्मक दृश्य दिखाने लगा, और एक दिन वही कल्पना सच्चाई बन गई। अब एक दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। डिक टॉमी हवाई के एक कॉलेज फुटबॉल कोच थे। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अपनी टीम से बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करवाना है। एक महत्वपूर्ण चैंपियनशिप मैच वायोमिंग में होने वाला था। इस मैच के लिए उनकी टीम कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन यह मुकाबला उनकी टीम के लिए बहुत कठिन था। आखिरकार मैच का दिन आ गया। मैदान पर स्थिति टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाफ टाइम तक स्कोर 22-0 हो चुका था, और यह स्कोर पूरी तरह विरोधी टीम के पक्ष में था। ऐसा लग रहा था
जैसे आज का दिन डिक टॉमी और उनकी टीम के लिए बहुत ही खराब है। टीम के सभी खिलाड़ी निराश और हताश महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब जीतना लगभग असंभव है। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। टीम के सभी खिलाड़ी लॉकर रूम में बैठे थे। सबके सिर झुके हुए थे और लगभग हर खिलाड़ी उम्मीद खो चुका था। हर किसी के मन में बस एक ही विचार चल रहा था, अब बचे हुए समय में वे सामने वाली टीम को हरा नहीं सकते। लगभग सभी खिलाड़ियों को लग रहा था कि आज उनकी टीम बुरी तरह हारने वाली है। लेकिन उस कमरे में एक व्यक्ति ऐसा था जो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह थे उनके कोच डिक टॉमी। कई सालों से उन्होंने प्रेरणादायक कहानियाँ और लेख इकट्ठे कर रखे थे। इन कहानियों में उन टीमों के उदाहरण थे जो मैच के दौरान बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रही थीं, लेकिन अचानक उन्होंने खेल का रुख बदल दिया और अंत में जीत हासिल कर ली। अब डिक टॉमी ने अपनी वही कलेक्शन खिलाड़ियों के सामने रख दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, इन तस्वीरों और हेडलाइंस को ध्यान से देखो और इस जीत की तस्वीर को अपने दिमाग में बसाओ। फिर उन्होंने कहा, अगर ये टीमें कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया, अभी भी समय बाकी है। जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक जीत भी संभव है। अपने कोच की बातें सुनकर खिलाड़ियों के अंदर नई ऊर्जा और नया उत्साह भर गया। वे मैदान में इस भावना के साथ उतरे जैसे ये उनका आखिरी मैच हो। और सच कहें तो उन्हें बस इसी आत्मविश्वास की ज़रूरत थी। पहले हाफ में जहां उनका स्कोर 0 था, वहीं दूसरे हाफ में उन्होंने 27 पॉइंट बना दिए और अंत में उन्होंने 27 के शानदार स्कोर से यह मैच जीत लिया। ठीक इसी तरह आप भी किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। बस अपने दिमाग को पैरालाइजिंग स्टेट में मत जाने दीजिए। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए और उन्हें किसी भी समय इनेबलिंग स्टेट में बदल दीजिए। यह मुश्किल नहीं है, बस आपको एक छोटी सी कोशिश करनी है। खुद पर भरोसा रखें। जब भी हम विश्वास या आस्था जैसे शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान धर्म की ओर चला जाता है। लेकिन विश्वास सिर्फ धार्मिक किताबों तक सीमित नहीं है। असल में कोई भी ऐसा विचार या सिद्धांत जो हमें जीवन में दिशा देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसे विश्वास कहा जा सकता है। यह वही नज़रिया है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, और यही विश्वास हमारे नर्वस सिस्टम को संकेत देते हैं कि हमें कैसे सोचना है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। जब आप किसी बात पर गहरा विश्वास करते हैं तो वही विश्वास आपकी सच्चाई बन जाता है, और यही विश्वास आपको कदम उठाने की ताकत देता है। इस बात को समझने के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण देखते हैं। पब्लो कासल्स दुनिया के महान संगीतकारों में से एक थे। वे पियानो सहित कई वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे। लेकिन जब उनकी उम्र लगभग 90 साल हो गई तो उन्हें कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें गठिया की समस्या थी और सांस से जुड़ी बीमारी इम्फीजीमा भी हो गई थी। उनके हाथ सूज चुके थे और उंगलियां टेढ़ी होने लगी थी। इतना ही नहीं, उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी। इस उम्र में सुबह बिस्तर से उठना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। उठने में उन्हें काफ़ी समय लगता था। वे धीरे धीरे चलते थे और उनकी पीठ भी झुक गई थी। यहाँ तक कि कपड़े बदलने जैसे साधारण कामों में भी उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी थी जो सब कुछ बदल देती थी। हर सुबह नाश्ते से पहले वे अपने पियानो के पास जाते थे। पियानो के सामने कुर्सी पर बैठना भी उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां पियानो को छूती थीं, सब कुछ बदल जाता था। उस समय वे कोई बीमार बुजुर्ग नहीं रहते थे। वे फिर से एक महान कलाकार बन जाते थे। वे पियानो को ऐसे बजाते जैसे कोई जोशीला युवा संगीतकार बजा रहा हो। जब उनकी झुकी हुई उंगलियां पियानो की चाबियों पर चलती थीं, तो उनकी धुन सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके हाथ पियानो की ओर उसी तरह खिंचते थे जैसे पौधे सूरज की रोशनी की ओर बढ़ते हैं। जब वे पियानो बजाते थे
तो उनकी पीठ कम झुकी हुई लगती थी और सांस लेने में भी उतनी कठिनाई नहीं होती थी। संगीत के प्रति उनका गहरा विश्वास उन्हें उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत देता था। वे इतना अभ्यास करते थे कि उनकी सख्त उंगलियां भी फिर से काम करने लायक हो जाती थी। जब वे एक संगीत रचना पूरी कर लेते तो ऐसा लगता जैसे वे बिल्कुल बदल गए हों। वे सीधे खड़े हो जाते, तेज़ी से चलने लगते, डाइनिंग टेबल तक जाते और खुशी खुशी नाश्ता करते। इसके बाद वे बाहर जाकर ताज़ी हवा का आनंद लेते। अब सवाल यह है, इस चमत्कार का राज क्या था? इसका कारण था प्लेसबो इफ़ेक्ट। लेकिन आखिर ये प्लेसबो इफ़ेक्ट क्या होता है? मेडिकल साइंस में यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मरीज़ को एक ऐसी गोली दी जाती है जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है। उसमें कोई दवा नहीं होती और ना ही कोई इलाज करने वाली शक्ति। लेकिन फिर भी कई बार मरीज़ की हालत सिर्फ विश्वास की वजह से बेहतर होने लगती है। हम कभी भी पूरी तरह यह नहीं जान सकते कि हमारी मान्यताएं सच हैं या झूठ। यहाँ तक कि वैज्ञानिक और महान बुद्धिमान लोग भी इस बात की 100% गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन सच यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपका विश्वास आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। क्या आपका विश्वास आपको ऊर्जा देता है? क्या वह आपको हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है? क्या वह आपकी ज़िंदगी में उत्साह और रंग भरता है और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद करता है? अगर जवाब हाँ है, तो वही आपके सफलता के झूठ हैं। आपको यह पता नहीं होता कि आपकी मान्यताएं पूरी तरह सही हैं या गलत, लेकिन फिर भी वही आपको उस मंजिल तक पहुंचा देती हैं जहां आप जाना चाहते हैं। टोनी रॉबिन्स ने ऐसी ही 7 शक्तिशाली मान्यताओं के बारे में बताया है और आप चाहें तो इस सूची में अपनी भी कुछ मान्यताएं जोड़ सकते हैं। ऐसी मान्यताएं जो आपको अच्छा महसूस कराएं और आगे बढ़ने की ताकत दें। विश्वास एक हर चीज़ किसी कारण से होती है। सफल लोगों की यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। सफल लोग हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक खोज लेते हैं। जहां बाकी लोग समस्या में फंस जाते हैं, वहीं सफल लोग उसी समस्या में छोटी सी संभावना भी ढूंढ लेते हैं। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे एक सबक और सफलता का मौका समझते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। कैलिफोर्निया में रहने वाली मैरिलिन हैमिल्टन एक सफल बिजनेस वुमन थी। युवावस्था में वह टीचिंग का अभ्यास करती थी और अपने राज्य की ब्यूटी क्वीन भी बनी थी। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। एक बार वह माउंटेन क्लाइंबिंग करने गई थी। वहाँ से वह एक चट्टान से गिर गईं। उस हादसे के बाद वह कमर से नीचे तक हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गईं। सोचिए, कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में टूट सकता था। वह चाहती तो अपनी किस्मत को कोस सकती थी, उन चीज़ों के लिए दुखी हो सकती थी जो अब वह कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाया जो वह अभी भी कर सकती थी, और यहीं से उनकी ज़िंदगी की एक नई और प्रेरणादायक शुरुआत हुई। मैरिलिन हैमिल्टन। मैरिलिन उस व्हीलचेयर से परेशान हो चुकी थी जिसे वह इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना एक बेहतर व्हीलचेयर बनाई जाए। फिर उन्हें यह भी एहसास हुआ कि दुनिया में उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी विकलांगता का शिकार हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना ऐसी व्हीलचेयर बनाई जाए जो उनकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सके। मैरिलिन ने उन दोस्तों से संपर्क किया जो उस दिन उनके साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर गए थे। सबने मिलकर मैरिलिन के लिए एक नई और बेहतर व्हीलचेयर डिज़ाइन की। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई, मोशन डिज़ाइंस। कुछ ही वर्षों में उनका छोटा सा बिजनेस $1 मिलियन कंपनी बन गया। इस कहानी से एक बात हमेशा याद रखिए, छोटी सोच आपको कभी बड़ा नहीं बनने देती। अगर आप हर स्थिति में सिर्फ समस्या और बाधाएं ही देखते हैं, तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपना नज़रिया बदलते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। बिलीफ 2। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल रिजल्ट्स होते हैं। सफल लोग असफलता को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो जाए, तो वे उसे अपनी कोशिशों का एक परिणाम मानते हैं। फिर वे उसी काम को एक नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि परिणाम भी अलग मिल सके।
सफल लोग तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें वह हासिल नहीं हो जाता जो वे चाहते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक युवक था जिसने 21 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ और उसकी कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर आ गई। 22 साल की उम्र में उसने वकालत के क्षेत्र में किस्मत आजमाई, लेकिन वहाँ भी वह असफल रहा। 24 साल की उम्र में उसने फिर से बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार भी उसे असफलता ही मिली। और 26 साल की उम्र में उसने उस लड़की को खो दिया जिससे वह बहुत प्यार करता था। लगातार असफलताओं ने उसकी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वही व्यक्ति आगे चलकर दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बना, एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन की प्रेरणादायक कहानी। 27 साल की उम्र में उस व्यक्ति को इतना मानसिक दबाव हुआ कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 34 साल की उम्र में उसने फिर चुनाव लड़ा, लेकिन वह फिर हार गया। 45 साल की उम्र में उसने सेनेटर बनने की कोशिश की, लेकिन फिर असफलता मिली। 47 साल की उम्र में उसने वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह हार गया। लगातार असफलताएं, लगातार हार, लेकिन फिर भी उसने हार मानना नहीं सीखा। और आखिरकार 52 साल की उम्र में वही व्यक्ति एब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। उसने ज़िंदगी में कई बार हार देखी, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। उसने नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए आज भी उन्हें अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है। 3. लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स के सफल लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक खास बात समझ आएगी। असल में वे लोग हमेशा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड या इनोवेटिव नहीं होते, लेकिन उनमें एक चीज़ ज़रूर होती है, अपने काम के प्रति अटूट कमिटमेंट। लैरी बर्ड की कहानी। लैरी बर्ड दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बास्केटबॉल जैसे तेज़ और फुर्तीले खेल में भी लैरी बर्ड बहुत तेज़ नहीं थे। वह मैदान में अक्सर धीरे चलते थे और बहुत ऊंचा कूद भी नहीं पाते थे। फिर भी वह इतने महान खिलाड़ी कैसे बने? उसका कारण था उनकी ज़बरदस्त कमिटमेंट। वह बाकी खिलाड़ियों से कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। उनकी मेहनत, लगन और उत्साह ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। इसी डेडिकेशन की वजह से लैरी बर्ड लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते गए। आज बास्केटबॉल में कई खिलाड़ी उनसे ज़्यादा लंबे और फुर्तीले हैं, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस के स्तर तक पहुंचना आज भी बहुत मुश्किल माना जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, यह थी किताब अनलिमिटेड पावर की समरी। इस किताब में आपने सीखा टोनी रॉबिन्स की सक्सेस फिलॉसफी, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) की शक्ति। अगर आप अपने बिलीव्स, माइंडसेट और एक्शंस को सही दिशा में ले जाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने सीखा कि हमारा माइंड दो अलग अलग स्टेट्स में काम करता है, एक एनेबलिंग स्टेट और दूसरा पैरालाइजिंग स्टेट। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने मन को हमेशा एनेबलिंग स्टेट में रख सकते हैं। आपने ये भी समझा कि हमारे बिलीव्स कितने शक्तिशाली होते हैं, और आपने जाना 7 लाइज ऑफ सक्सेस के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमारी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सच्चाई ये है कि आपके अंदर ऐसी अनगिनत संभावनाएं छुपी हुई हैं जिन्हें आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस किताब में दिए गए सिद्धांत आपको अपनी उसी अनलिमिटेड पावर को पहचानने में मदद करते हैं। इस बात को टोनी रॉबिन्स और उनके हज़ारों फॉलोअर्स ने अपनी ज़िंदगी में साबित करके दिखाया है। इसलिए आज से अपनी सोच को बदलने का फ़ैसला कीजिए। अपने आसपास मौजूद अनगिनत अवसरों को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है, आप क्या हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अब समय आ गया है कि आप खुद से एक अटूट कमिटमेंट करें। दोस्तों, ये थी किताब अनलिमिटेड पावर की समरी।
उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर नई ऊर्जा और नया जोश पैदा किया होगा। अगर आप ऐसी ही और पावरफुल बुक समरीज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।